आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ के दौरान आज नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की मन की बात का 131वां एपिसोड आज। पीएम एआई और होली के त्योहार पर बात कर सकते हैं। पिछली बार स्टार्टअप्स का जिक्र किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाएंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी में निवेश बढ़ाने का करेंगे प्रयास। एसआईआर में राजस्थान, एमपी समेत 4 राज्यों में 99.58 लाख नाम कटे। 7 राज्यों में एसआईआर की फाइनल लिस्ट प्रकाशित। बंगाल में 28 फरवरी को लिस्ट आएगी। कानपुर में प्रधान पुत्र ने दर्जनों बदमाशों के साथ हरिजनों पर किया जानलेवा हमला। घटना में आधा दर्जन लोगों को आई गंभीर चोटें। एमपी में 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में टेंपरेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पार। उत्तराखंड में तापमान -24 डिग्री सेंटीग्रेड। कश्मीर में भी गर्मी बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको प्रधानमंत्री के मन की बात सुनाते हैं। एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। साथियों, समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स और टेक सीईओ से मिलने का भी अवसर मिला। समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर चीजें दिखाई। मैं 2 बातों का विषय उल्लेख करना चाहता हूं। समिट में इन 2 प्रोडक्ट दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं। साथियों, एग्जीबिशन के दौरान डिस्प्ले के लिए सुश्रुत संहिता का चयन किया गया। पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों की इमेज क्वालिटी सुधार कर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं। सेकंड स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। अगले स्टेप में मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक एआई अवतार ने पढ़ा और फिर अगले स्टेप में हमने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से ये अनमोल भारतीय ज्ञान इंडियन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अवतार के माध्यम से जानने में वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। साथियों, इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है। इस समिट को लेकर युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। मैं सभी देशवासियों को इस समिट की सफलता की बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर कहता हूं, जो खेले वो खिले। खेल हमें जोड़ता भी है। आजकल आप 20 वर्ल्ड कप के मैच देख रहे होंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि मैच देखते हुए कई बार आंखें किसी खास खिलाड़ी पर टिक जाती होंगी। जर्सी किसी और देश की होती है, लेकिन नाम उनका लगता है कि अरे
ये तो अपने देश का है। तब दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी आती है, क्योंकि वो खिलाड़ी भारतीय मूल का होता है और वो उस देश के लिए खेल रहा होता है जहां उस परिवार बस गया है। वे अपने अपने देशों की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हैं, पूरे मन से उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कनाडा की टीम में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। टीम के कप्तान विपरीत बाजवा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। नवनीत धालीवाल चंडीगढ़ के हैं। इस लिस्ट में हर्ष ठाकर, श्रेयस मोवा जैसे कई नाम हैं जो कनाडा के साथ साथ भारत का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की टीम में कई चेहरे भारत के घरेलू क्रिकेट से निकले हुए हैं। अमेरिकी टीम के कप्तान मोनांग पटेल गुजरात की अंडर 16 और अंडर 18 टीम के लिए भी खेल चुके हैं। मुंबई के सौरभ, हरमीत सिंह, दिल्ली के मिलिंद कुमार, ये सब अमेरिकी टीम के शान है। ओमान की टीम में आज कई चेहरे हैं जो पहले भारत के अलग अलग राज्यों में खेल चुके हैं। जतिंदर सिंह, विनायक शुक्ला, कर्ण, जय, आशीष जैसे खिलाड़ी ओमान क्रिकेट की मजबूत कड़ी है। न्यूजीलैंड, यूएई और इटली की टीमों में भी भारतीय मूल के खिलाड़ी अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे कितने ही भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, यहाँ के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। भारतीयता की यही विशेषता है। भारतीय जहां भी जाते हैं अपनी मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी भूमि यानी जिस देश में रहते हैं उसके विकास में भी सहयोग करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। वह 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रह गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उस शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिन के पिता अरुण अब्राहम, मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया। इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के शोक में डूबे थे, तो वहीं दूसरों की मदद भाव भी उनमें भरा था। वे चाहते थे कि किसी भी परिवार को ऐसा दिन देखना न पड़े। आलिन शेरिन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका काम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। साथियों, इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। साथियों, केरला की आलिन की तरह ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने
ऑर्गन डोनेशन के जरिए किसी को दूसरा जीवन दिया है। जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी जी हैं, उन्होंने बीते वर्ष केदारनाथ की यात्रा की। इसके लिए उन्हें 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ये यात्रा हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद की। उनका हार्ट केवल 15% ही काम कर रहा था। ऐसे में उन्हें एक डोनर का हार्ट मिला, जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद तो उनका जीवन ही बदल गया। पश्चिम बंगाल के गौरांग बनर्जी 2 बार नाथुला गए हैं। ये समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और खास बात ये है कि उन्होंने ये उपलब्धि लंग ट्रांसप्लांट के बाद हासिल की। राजस्थान में सीकर के रामदेव सिंह जी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा था। आज वे स्पोर्टिंग एक्टिविटी में कमाल कर रहे हैं। साथियों, आपको इस तरह के बहुत से प्रेरक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। इससे यह बात फिर साबित होती है कि किसी एक की नेक पहल न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मैं उन सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे नेक कार्य किए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मैंने लाल किले से पंच प्राणों की बात की थी। उनमें से एक है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कल यानी 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में श्री राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे उन लोगों में थे जिन्हें सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। सार्वजनिक जीवन में उनका आचरण, आत्मसंयम और स्वतंत्र चिंतन आज भी हमें प्रेरित करते हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश प्रशासकों की मूर्तियां तो लगी रहने दी गई, लेकिन देश के महान सपूतों को जगह नहीं दी गई। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजा जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजा जी उत्सव के दौरान राजगोपालाचारी जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी। ये प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी। मौका निकालकर आप भी इसे देखने जरूर जाइएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने आपसे डिजिटल अरेस्ट पर विस्तार से बात की है। इसके बाद देश में डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड को लेकर हमारे समाज में काफी जागरूकता आई, लेकिन अभी भी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अक्षम्य है। निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। कई बार पता चलता है कि किसी सीनियर सिटीजन की जीवन भर की कमाई ठग ली गई। कभी किसी उन पैसों की ठगी हुई है जो उसने बच्चों की फीस जमा करने के लिए बचाए थे। कारोबारियों से धोखाधड़ी की खबरें भी हमें देखने को मिलती हैं। कोई फोन करता है और कहता है, मैं एक अधिकारी हूं, आपको कुछ डिटेल्स शेयर करनी होगी। इसके बाद भोले भाले लोग ऐसा ही कर बैठते हैं। इसलिए आपका सतर्क रहना
जागरूक रहना बेहद जरूरी है। साथियों, आप सभी केवाईसी, नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जाने, इस प्रोसेस को तो जानते ही होंगे। कभी कभी जब आपको आपसे बैंक से केवाईसी अपडेट या री केवाईसी करवाने के मैसेज आते हैं तो मन में सवाल उठता है, मैंने तो पहले ही केवाईसी करवा रखी है, तो ये फिर क्यों? मेरा आपसे आग्रह है, झुंझलाइए नहीं, ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए ही है। हम सभी जानते हैं कि आजकल पेंशन, सब्सिडी, बीमा, यूपीआई सब कुछ बैंक खाते से जुड़ा है। इसी वजह से बैंक समय समय पर री केवाईसी करते हैं ताकि आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे। हाँ, इसे भी आपको एक बात याद रखनी है, जो अपराधी हैं वो फर्जी कॉल करते हैं, एसएमएस और लिंक भेजते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना है और ऐसे धोखेबाज झांसे में नहीं आना है। केवाईसी या केवाईसी केवल अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक ऐप और ऑथराइज मीडियम से ही कराएं। ओटीपी, आधार नंबर या बैंक खाते संबंधी जानकारी किसी को भी न दें। और सबसे अहम बात, अपने पासवर्ड को समय समय पर जरूर बदलते रहें। जैसे हर मौसम के साथ खान पान बदल जाता है, पहनावा भी बदल जाता है, वैसे ही नियम बना लीजिए कि हर कुछ दिन में आपको अपना पासवर्ड भी बदल लेना है। साथियों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हीं विषयों पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया। वित्तीय साक्षरता का ये अभियान अब पूरे वर्ष जारी रहेगा। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के मैसेज का ध्यान रखें और अपनी केवाईसी अपडेटेड रखें। याद रखिए, सही केवाईसी, समय पर री केवाईसी, करे खाता सुरक्षित, बने सशक्त नागरिक, क्योंकि सशक्त नागरिकों से ही बनता है मजबूत और आत्मनिर्भर भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वे धरती के सच्चे साधक है। मिट्टी को सोना बना क्या होता है, ये कोई हमारे किसानों से सीखे। और हमारा आज का किसान तो परंपरा और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर चल रहा है। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारे किसान अब सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि गुणवत्ता, वैल्यू एडिशन और नए बाजारों पर भी ध्यान दे रहे हैं। ओडिशा में हिरोत पटेल नाम के एक युवा से जुड़ी जानकारी वाकई बहुत प्रेरक है। करीब 8 साल पहले तक वे अपने पिता शिवशंकर पटेल के साथ पारंपरिक ढंग से धान की खेती करते थे, लेकिन उन्होंने खेती को नए नजरिए देखना शुरू किया। अपने खेत के तालाब के ऊपर उन्होंने मजबूत जालीदार ढांचा बनाया, उस पर बेल वाली सब्जियां उगाई, तालाब के चारों ओर केले, अमरूद और नारियल लगाए और तालाब में मछली पालन भी शुरू किया। यानी एक ही जगह पारंपरिक खेती भी हो रही है, सब्जी भी, फल भी, मछली भी। इससे जमीन का बेहतर उपयोग हुआ, पानी की बचत हुई और अतिरिक्त आमदनी भी मिली। आज दूर दूर से किसान उनका मॉडल देखने आते हैं। साथियों, केरला के त्रिशूर जिले में एक गांव ऐसा है जहां एक ही खेत में 570 तरह की धान की किस्में लगाई जाती हैं। इसमें स्थानीय किस्में भी हैं
हर्बल इसमें भी है और दूसरे राज्यों से लाई गई प्रजातियां भी है। ये केवल खेती नहीं, बीजों की विरासत को बचाने का महाअभियान है। हमारे किसानों की मेहनत का असर आंकड़ों में भी दिख रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है। 15 करोड़ टन से अधिक चावल का उत्पादन ये छोटी उपलब्धि नहीं है। हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और दुनिया की फूड बास्केट में योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, अब तो कृषि उत्पाद हवाई मार्ग से भी ज्यादा आसानी से विदेश पहुंच रहे हैं। कर्नाटका के नंजनगुड केले, मैसूरू पान के पत्ते और इंडी नींबू को मालदीव भेजा गया। ये उत्पाद अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं और इन्हें जीआई टैग भी मिला है। आज का किसान क्वालिटी भी आता है, क्वांटिटी भी बढ़ा रहा है और अपनी पहचान भी बना रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष इस समय महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें आपको जरूर याद हो। संगम के तट पर उमड़ता जनसागर, आस्था का अथाह प्रवाह और स्नान के उस पावन क्षण में जैसे भारत अपनी सनातन चेतना से साक्षात्कार कर रहा था। साथियों, महाकुंभ की वही धारा, वही माघ का महीना, वही श्रद्धा का स्वर जब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है तो एक नई पहचान ले लेता है। तो केरला की धरती पर भारत पूजा नदी के किनारे तिरुवाया में सदियों पुरानी एक परंपरा रही है, मामंगम। इसे कई लोग महामाघ महोत्सव या केरला कुंभ भी कहते हैं। माघ के महीने में पवित्र नदी में स्नान और उस क्षण को जीवन का अमिट स्मरण बना लेना, यह इसकी आत्मा है। इसके साथ यह परंपरा जैसे ओझल हो गई थी। करीब 250 वर्षों तक यह आयोजन उसी भव्यता में नहीं हुआ था जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन आज अपनी विरासत को फिर से पहचान रहे हमारे देश में इतिहास ने फिर करवट ली है। इस बार बिना किसी बड़ी घटना के केरला कुंभ का सफल आयोजन हुआ। लोगों ने इसके बारे में एक ने दूसरे को बताया, कान कान बात पहुंचती गई और देखते ही देखते श्रद्धालु तिरुनावाया पहुंचने लगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। हमारी नारी शक्ति का जुड़ाव तो उनसे और विशेष रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्होंने माताओं, बहनों और बेटियों के लिए कई सराहनीय प्रयास किए। राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी उन्होंने बहुत ठोस कदम उठाए थे। देशभक्ति की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत पर उन्हें बहुत गर्व था। अम्मा जयललिता जी के साथ हुई हर मुलाकात, हर प्रकार की बातचीत मेरे मन में आज भी ताजा है। वे गुजरात में 2002 और 2012 में हुए मेरे 2 शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी, जब हम दोनों अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री थे। तब गुड गवर्नेंस जैसे विषयों पर अक्सर हमारे बीच बातचीत होती रहती थी। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी और विचार बेहद सुलझे हुए। यह उनकी एक बड़ी खासियत थी। कई वर्ष पहले उन्होंने पोंगल के पावन अवसर पर
मुझे लंच के लिए चेन्नई आमंत्रित किया था। स्नेह से भरा उनका वो भाव मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। एक बार फिर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जयललिता ಅವರುಗಳಕ್ಕ ಏನ್ ನಿನೈವಾಂಜಲಿಗಳ ಸಮುದಾಯத்திற்கு और अट्रिय सेवई एंड्रूम नैविल इरुक्कुम। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं बात करूंगा अपने प्यारे छोटे होनहार बच्चों से, उन बच्चों से जिनका समय एग्जाम चल रहा है। मुझे उम्मीद है आपने इस महीने की शुरुआत में परीक्षा पे चर्चा देखी होगी और आपको उससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा, पढ़ाई की ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रहे हैं ना आप? मेरे प्यारे बच्चों, आप तो एग्जाम वॉरियर है। मुझे विश्वास है आप सभी पूरे मन से इम्तिहान की तैयारियों में लगे होंगे। हाँ, ऐसे समय में मन में थोड़ी शंका आना भी स्वाभाविक है। कभी लगता है सब याद रहेगा या नहीं रहेगा, कभी लगता है समय कम तो नहीं पड़ जाएगा ना। ये भाव हर पीढ़ी के बच्चों ने महसूस किए हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप याद रखिए, आपका मूल्य आपकी मार्कशीट से तय नहीं होता। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए। जो पढ़ा है उसे पूरे मन से लिखिए और जो नहीं आया उस एक सवाल को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। और एक बात, अपने माता पिता और शिक्षकों से बात करते रहिए। वे आपके नंबरों से नहीं, आपके प्रयास से आपकी पहचानते हैं। वो आपकी मेहनत से खुश रहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप परीक्षा में भी सफल होंगे और अपने जीवन भी सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। साथियों, इन दिनों रमजान चल रहा है। मैं पवित्र महीने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व भी आ रहा है, यानी रंग, गुलाल और हंसी खुशी से भरमाए दस्तक देने वाला है। आप सभी अपने परिवार और अपनों के साथ खुशी के साथ साथ मनाएं। और हाँ, कुछ मंत्र हमेशा याद रखें, जैसे वोकल फॉर लोकल। हमारे होली के त्योहारों में या अन्य कोई भी त्योहार में अनेक ऐसे साजो सामान घुस गए हैं जो विदेशी हैं। इन्हें त्योहारों से दूर रखिए, होली से भी दूर रखिए, स्वदेशी अपनाइए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं। साथियों, मुझे हर महीने मन की बात के लिए आपके ढेरों सुझाव मिलते हैं। आपके भेजे गए संदेशों से हमें देश कोने कोने में छिपी अद्भुत प्रतिभाओं के बारे में पता चला है। निजी स्वार्थ से उठकर समाज के लिए कुछ करने की अनेक प्रेरणादायी गाथाएं आपके माध्यम से देश भर के लोगों तक पहुंची है। आप ऐसे ही अपने प्रयास जारी रखें। मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को आने त्योहारों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं
ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, सपा के बागी विधायकों की वापसी के संकेत मिले। जिस रास्ते गए उसी से वापस आ सकते हैं। बागी विधायक राज्यसभा चुनाव में विधायकों ने भाजपा का दिया था साथ। भाजपा में अपेक्षित महत्व न मिलने से बागी विधायकों में हलचल। सपा नेतृत्व ने तय कर दिया है वापसी का फॉर्मूला और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कर सकते हैं घर वापसी। पार्टी में दोबारा एंट्री के लिए समर्पण और वफादारी साबित करनी होगी। राज्यसभा की 10 सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव प्रस्तावित। वापसी चाहने वाले विधायकों को सपा के पक्ष में करना होगा वोट। माफीनामा नहीं, लेकिन निष्ठा साबित करना जरूरी होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वापसी चाहने वाले विधायकों को सपा के टिकट को अहम बात। माफीनामा नहीं, लेकिन निष्ठा साबित करना जरूरी होगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से हड़कंप मचा। एक ही पेड़ पर लटके 7 फंदे से मिले शव। ऑनर किलिंग या आत्महत्या में उलझी पुलिस। एक साथ दोनों के शव देख ग्रामीणों में चर्चा का माहौल। मलेरिया थाना क्षेत्र के राघनपुर गांव के पास की पूरी घटना सामने आई है। ऑनर किलिंग या फिर आत्महत्या में उलझी हुई है पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। है ये? हमारा लड़का क्या नाम है लड़के का? बहादुर कहाँ काम करता था ये? टेंट उंट में जात रहा सहालक में। अच्छा, आज यहाँ कैसे सूचना मिली आपको, कैसे आए हैं? अरे हमका तो वह बहन हम रहनपुर एक चले गए रहा तो हुआ हम तो मने कहें तो हुआ लड़का टांगा है। कहाँ रहते हैं? ग्राम प्रधान रांगनपुर। क्या घटना हुई है यहाँ? यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दोनों फांसी लगाए मिले हैं। जानकारी हुई तो हमने सूचना दिया आपको, प्लस थाना मिले दिया। पुलिस आ गई है? पुलिस आ गई है। क्या लगता कहाँ के हैं ये सब? दोहरी ग्राम सभा के लड़का की पहचान हुई, इसके पिताजी आ चुके हैं। क्या नाम है लड़के का? शिव बहादुर यादव। अच्छा, लड़की कुछ पहचान हो पाई? लड़की की पहचान नहीं हो पाई। खबर कर्नाटक से है, जहां पर बेलगावी जिले के चिक्कोडी शहर में स्थित स्मार्ट बाजार पर सड़ी गली और फंगस लगी खाद्य सामग्री बेचने के आरोप लगे हैं। ग्राहकों का कहना है कि बजट में बंद पैकेट खाद्य सामग्री में भी खराब गुणवत्ता पाई गई। आरोप है कि केमिया कंपनी के बंद खजूर के पैकेट में फंगस मिला, जिसे खरीदने के बाद उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी मिली। ग्राहकों का कहना है कि जब पैकेट खोला गया तो खजूर में कवक के कारण खराबी पाई गई और इस मामले को लेकर उपभोक्ताओं ने स्मार्ट बाजार प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई, जांच की मांग की है। ಐತ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಭೀ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದ್ರದ್ದೇನಿದೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ
खबर है फरीदाबाद से, जहां पर जाजरू मोड़ के नेशनल हाईवे पर कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कथित तौर पर कार चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी और पीछे से आ रहा ऑटो वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पेट्रोलिंग कर रही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम तुरंत पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायल को सिविल अस्पताल भिजवाया। टीम के सदस्य महेश ने बताया कि सूचना मिलते ही प्राथमिक सहायता दी गई और सड़क पर लगे जाम को भी जल्द खुलवा दिया गया है। हम बल्लभगढ़ साइड से आ रहे थे तो हमने देखा एक टेम्पू में एक घायल पड़ा हुआ, उसको कोई गाड़ी हिट करके चली गई थी जी। हाँ, तो क्या कोई गाड़ी का पता लग पाया? नहीं, उसका पता नहीं लग पाया। बता रहे थे लोग टेम्परेरी नंबर था, नई गाड़ी थी कोई। अच्छा। हाँ, तो हमने आके उनको टेम्पू को साइड करा के उनको एम्बुलेंस से बल्लभगढ़ हॉस्पिटल भेज दिया है। सोनभद्र से खबर, पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। भागते गौ तस्कर को पुलिस ने गोली मारी। जुगनी जंगल में भाग रहा था पशु तस्कर। राजगढ़ थाना पुलिस, करमा थाना पुलिस ने किया घेराबंदी। अपने आप को गिरता देख तस्कर ने चलाई गोली। बीते दिन गौवंश छोड़कर फरार हुए थे अभियुक्त। गौवंशों को बिहार पश्चिम बंगाल भेजते थे तस्कर। करमा थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। भागते गौ तस्कर को पुलिस ने मारी गोली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीते दिन गौवंश छोड़कर फरार हुए थे अभियुक्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर पुलिस और राजस्व टीम पर हमला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कब्जा हटाने गई टीम पर हमला बोला गया। लाठी डंडे ईंट पत्थर लेकर बोला हमला। राजस्व कर्मी समेत पुलिसकर्मी घायल। विवादित भूमि को कब्जा मुक्त कराने गए थे। नायब तहसीलदार की तहरीर पर केस दर्ज। 15 नामजद और एक अज्ञात पर केस दर्ज। सैनिक कोतवाली के गौराहर रामपुर कमाव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाठी डंडे ईंट पत्थर लेकर हमला बोले जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर,
परीक्षा में अधिकारियों की मनमानी पर कार्रवाई की बात सामने आई है। मनमानी पर कार्रवाई, 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों पर रोका गया वेतन। यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिकारियों की मनमानी पर कार्रवाई, परीक्षा ड्यूटी से 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट गायब मिले। अधिकारियों के निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर कार्यवाही। बोर्ड परीक्षा में 121 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। एडीएम प्रशासन ने कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिकारियों के निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा में 121 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एडीएम प्रशासन ने कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। लखनऊ से खबर, परीक्षा में अधिकारियों की मनमानी पर कार्यवाही। अधिकारियों के निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में 121 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर जारी। तेज रफ्तार कार ने 4 से 5 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 15 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ। कार ने एक पुलिस वाले को भी मारी टक्कर। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। नागरथ चौक में हुई घटना। हादसे में 15 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार ने एक पुलिस वाले को भी टक्कर मारी। आम जानकारी आपको हम बता दें। हादसे में 15 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ। कार ने एक पुलिस वाले को भी मारी टक्कर। आगे यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए निर्दोष लोगों को ठगने वाले स्कैमर्स के खिलाफ जीरकपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 3 छात्र ठगों को गिरफ्तार किया है, जो डिजिटल माध्यम से लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे थे। थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक फ्लैट के अंदर से गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी का नेटवर्क चलाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जब पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा तो वहां मौजूद आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है। माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
खबर है पटियाला से, जहां पर शीश महल मेला का पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री चीमा ने कहा कि मेले सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम होते हैं और यहां मेले में स्थानीय के साथ साथ बाहर के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। दूर दराज के कारोबारी भी मेला में पहुंचे। उन्होंने मेला आयोजित कराने के लिए प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों की सराहना की। मेले के पहले दिन उद्घाटन दिवस पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कलाकार नौजवानों ने लोक नृत्य पेश कर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर जिले के डिप्टी कमिश्नर वीरजीत सिंह वालिया भी मौजूद रहे। तो पहला मैं सारे प्रबंधकों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस क्राफ्ट मेले का आयोजन किया। बहुत ही शानदार ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਲਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ, ਗੁਲਜੇਰ ਅਖਤਰ जी और अपना आरनेत वर्गे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ कलाकार ने पंजाब के वो शामिल होंगे। हरियाणा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए शनिवार की शाम केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल उनके निवास स्थान पर पहुंचे। दोनों ही नेताओं के बीच हुई सातवीं मुलाकात ने प्रदेश के सियासी गलियारों में सकारात्मक चर्चा छिड़ दी है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज वर्तमान में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उनके आवास पर पहुंचकर उनसे लंबी बातचीत की, उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना की है। रेवाड़ी में डहीना के गांव ढाड़ी ठेठर बाड़ में पंचायत भूमि को लेकर चल रहा विवाद उस समय तूल पकड़ गया जब जमीन समतलीकरण के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। पंचायत के द्वारा जेसीबी मशीन से जमीन को समतल कराया जा रहा था। इस दौरान मौके पर पहुंचे एक व्यक्ति ने काम में बाधा डाली और अपनी पोती को जेसीबी के आगे फेंक दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। ग्रामीणों के अनुसार उक्त जमीन को पहले अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस का कहना है शिकायत मिली है और जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में जगाधरी कोर्ट में तैनात एक क्लर्क के द्वारा शनिवार की सुबह पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गांधी धाम कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय सुरेश कुमार के रूप में हुई। इस घटना ने पूरे न्यायिक परिसर और मृतक के परिवार को झकझोर कर रख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार शनिवार सुबह घर से निकले और फतेहपुर स्थित पश्चिमी यमुना नहर के पुल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया और भावुक होते हुए कहा कि वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। जब तक बुधवार स्पर्जन पुलिस मौके पर पहुंचते नहर के तेज बहाव में सुरेश कुमार कूद चुके थे। कैसी हैं आप? जैसे हमें पता लगा कि भाई किसी व्यक्ति ने जो है बूढ़िया पुल से छलांग लगा दी है, हमारे पास पुलिस का फोन है और परिवार वालों का, तो हमने आते ही सर्च स्टार्ट कर दी और साथ में हमारे एसडीआरएफ टीम, क्योंकि पहले जो 2 भाई डूबे थे हम उनकी सर्च कर रहे थे, तो हम उधर बाडी मादरा से फिर दौड़े आए। जैसे भी और 1 घंटा सर्च करके इसको तुरंत पानी से बाहर निकाल लिया। सूचना मिली थी जी, एक व्यक्ति ने बूढ़िया नहर पुल के पास से छलांग लगा ली और जो मौके पर आके हमने रेस्क्यू टीम के द्वारा और इसको डेड बॉडी को फतेहपुर नहर पुल के पास से निकाला। और आगे सुरेश कुमार जी जो कोर्ट में रीडर साहब थे जी,
और आगे कार्रवाई जो जारी है जी। अभी कहाँ के रहने वाले थे? ये गांधी धाम के रहने वाले थे जी। परिवार में और कौन कौन? परिवार में जिसकी वाइफ है जी और बच्चे फोरन में है। सुनने में आया सुसाइड से पहले कोई वीडियो कॉलिंग भी की गई थी घर? जी जी हाँ जी। तो बात में पता लग पाया नहीं भी इस बात को लेकर? अभी उस बात का नहीं है कुछ नहीं पता लग नहीं जी, अभी कोई खुलासा नहीं। परिवार में से कौन कौन है सर मौके पर? परिवार में मौके में कोई नहीं है जी, पड़ोसी है जी। पड़ोसी है सर जी। अभी क्या कुछ कार्रवाई जारी है? कार्रवाई एम्बुलेंस बुला लीजिए मौके पे। हाँ जी। आने लग रही है जी, डेड बॉडी ले के पोस्टमार्टम कार्रवाई कर। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं